आप सभी को नमस्कार। आर एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि अब करंट अफेयर्स के लिए कि उसको कैसे अप्रोच करना है और करंट अफेयर्स की जो पढ़ाई है कैटेगरी वाइज वो हम चालू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर है उसका सिलेबस क्या है, उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या रही है, कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया गया। और पिछले सालों में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने 44 क्वेश्चन जिन पूरे मैंने बताया एक तरफ से कि उससे काफ़ी आइडिया लगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो उसका एक अब यहाँ पे जो है एक जो करंट अफेयर्स जो कैटेगरी है कि किस तरीके से करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर करना है, या करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसमें कैटेगरी वाइज किस हिसाब से किस तरीके से करंट अफेयर्स आता है। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हमारा जो है पहली कैटेगरी होती है राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव या नेशनल नेशनल न्यूज कह सकते हैं। फिर दूसरा हो गया इंटरनेशनल, तीसरा हो गया आर्थिक परिदृश्य, चौथा वैज्ञानिक परिदृश्य, उसके बाद ब्रीफ संक्षिप्तियाँ की बात की जाती है। फिर हम चर्चा करेंगे खेल परिदृश्य, फिर उत्तर प्रदेश परिदृश्य, और ये जो अंतिम कैटेगरी मैंने पुरातन करंट अफेयर्स जोड़ा हुआ है, स्टैटिक करंट अफेयर्स को भी मैंने थोड़ा सा एक बांट दिया है, एक डायनेमिक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक करंट अफेयर्स। स्टैटिक करंट अफेयर्स और डायनेमिक करंट अफेयर्स को जोड़कर ही जो बात की गई है, जो 44 क्वेश्चन की बात की गई, 44 करंट अफेयर्स जो है ये पूरे 150 में से जो आए थे वो पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए थे कि 44 किस तरीके से आ रहे हैं। तो स्टैटिक करंट अफेयर्स में हम जोड़ सकते हैं जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स, उसके क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं ना कभी करंट अफेयर्स का हिस्सा रहे हैं, आज वो उसे हम स्टैटिक करंट अफेयर्स कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस करंट अफेयर्स कैटेगरी को हम सब कैटेगरी में बांटें तो नेशनल पर्सपेक्टिव को हम बहुत अच्छे से मैंने सब कैटेगरी वाइज नहीं कर पाया। इंटरनेशनल सिनेरियो जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें हम देख सकते हैं कि संबंध, प्रकरण, सम्मेलन, निर्वाचन, आपदा, जैसे इंग्लिश में बात करें रिलेशन, इशू, कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन, डिजास्टर। आर्थिक परिदृश्य को बहुत अच्छे से जो है सब कैटेगरी दी जा सकती है। जैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है केंद्रीय बजट, फिर आर्थिक समीक्षा, फिर राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, कृषि, उद्योग। इंग्लिश में यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। फिर नेशनल इनकम, करेंसी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अगला हिस्सा जो ब्रीफ्स है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से मतलब पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि ये ब्रीफ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आज हम यहाँ सब कैटेगरी में भी समझेंगे। जैसे चर्चित व्यक्ति की चर्चा होती है, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, समारोह, योजना, परियोजना, संधि और समझौता, संघ और संगठन, आयोग, समिति, चर्चित वर्ष, दिवस और पुस्तकें। चर्चित वर्ष दिवस के विषय में पुराने वीडियो में किस तरीके से हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन कैसे मिलान पे आए हुए थे, कि दिवस दे दिए गए थे और अलग अलग डेट दी गई थी और उनको मिलाना था। ठीक है। अगला खेल परिदृश्य, उसके बारे में भी हम ये एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, आगे हम चर्चा करेंगे। यूपी स्पेशल हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है। यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं, और स्टैटिक करंट अफेयर्स में हम एक सेपरेट वीडियो भी कर लेंगे जिसपे योजनाओं के बारे में चर्चा होगी, या वो करंट अफेयर्स जो पहले पहले पूरा पिछले पिछले सालों में करंट अफेयर्स का हिस्सा रहा है, अब वो एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये हमारा एक रहा जो करंट अफेयर्स की कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज करंट अफेयर डिस्कस हो गया कि किस तरीके से करंट अफेयर्स आते हैं, उनको हम कैसे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और जब तैयार करेंगे तो हमें पता होगा कि हम अभी नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। या ब्रीफ्स में हम छोटे छोटे हिस्से जैसे चर्चित व्यक्ति, स्थल, पुरस्कार, ऑपरेशन, सम्मेलन, चर्चित वर्ष, दिवस, पुस्तकें, और खेल यूपी स्पेशल में पढ़ रहे हैं, या स्टैटिक करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं जिसमें योजनाओं की बात होगी, या और भी ऐसा करंट अफेयर्स जो पिछले सालों में आता रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमेशा बात होती है कि हम इतना जो ऊपर जो कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज जो करंट अफेयर्स रहा है उसको हम और थोड़ा सीमित
सीमित देख सकें कि कुछ बुलेट पॉइंट्स में कि हमको ये करंट अफेयर्स ही पढ़ लें जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हों। तो एक ये मैंने अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक कैटेगरी बनाई जिसमें 80% क्वेश्चंस, जैसे अगर यूपी में पीसीएस के एग्जाम में मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 32 क्वेश्चंस इन्हीं 9 टॉपिक्स में से आपको मिल जाएंगे। तो 9 टॉपिक में हम देखेंगे कि पहला टॉपिक क्या रहा। देखिए ये बहुत हॉट टॉपिक एक तरीके से यूपी के एग्जामों में हो गया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिसमें डेट पूछेगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा या प्लेस की बात की जाएगी या पार्टनर, मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुए वो इंडिया का किसी और देश के साथ, किस देश के साथ हुआ, कहाँ पर हुआ और किस डेट को हुआ, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की पिछले यूपी पीसीएस के पेपर में ही पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है कि जिसमें उन्होंने 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात कर दी और उसके बाद 4 डेटें दे दी और फिर उनको हमें आपस में क्रॉस मिलाना था। ठीक है। दूसरा समिट और कन्वेंशन। समिट कन्वेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, वो चाहे भारत में हुआ हो या भारत के बाहर। तो उसमें प्लेस, थीम और पार्टिसिपेशन में जैसे अगर समिट अगर इंडिया का एक किसी केवल सिंगल देश के साथ रहा है तो उसमें पार्टिसिपेंट कौन दूसरा होगा, या कोई एक मल्टी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स हो गया, जैसे अभी इस समय जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग चल रही है तो उसमें यही बातें होंगी कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, कितने मेंबर हैं, मेंबर के अलावा भी कौन से मेंबर बुलाए गए जो नॉन मेंबर हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के रूप में हैं, उस पर्टिकुलर समिट या कन्वेंशन की थीम क्या रही, और जगह। प्लेस में बात होगी कि वो समिट अभी इस बार कहाँ हुआ, पिछले साल कहाँ हुआ था और आगे कहाँ होगा। ठीक है। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें रिपोर्ट्स हैं, डेट हैं और स्कीम्स की बात होगी। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जैसे हमारा इंडिया का हो गया और जिस स्टेट का हम एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का बजट, उसके बारे में भी बातचीत हो जाएगी। अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिल्म से हो या अदर किसी म्यूजिक के लिए हो, या बहुत सारे अवार्ड की बात होती है। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो हमेशा आते भी हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। पर्सन इन द न्यूज़, ये सबसे पिछले सालों में भी, पिछले जो यूपीपीसीएस 2024 का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देखें पर्सन इन द न्यूज़ कि जो व्यक्ति हाल ही में जिनकी डेथ हुई है उसके बारे में पूछ लेगा, या कोई पॉपुलर पर्सनालिटी रही है तो उसके बारे में पूछ लेगा। तो इवन ये भी पूछ लेता है कि किस डेट को उनकी डेथ हुई है ना, या उस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई स्पेशल इवेंट हो उसके बारे में पूछ लेगा। स्पोर्ट्स को भी मैंने एक अलग कैटेगरी दे दी है। स्पोर्ट्स पे बहुत सारा मतलब क्वेश्चन, जैसे अगर कोई आप इवेंट देखेंगे कि टेनिस का इवेंट हो रहा है तो टेनिस में जो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस 4 तरीके के इवेंट होते हैं। फिर टेनिस के और भी इवेंट होते हैं। फिर क्रिकेट के इवेंट हो गए, हाल ही में कोई सीरीज चल रही है, फ्यूचर में कोई वर्ल्ड कप है, या हॉकी का हो गया या किसी और चीज़ का। तो स्पोर्ट्स पे फिर बात हो जाएगी कि इवेंट्स हो गए और कोई उनको किसी तरीके का जो है प्राइज अगर मिला है। ठीक है। तो अगला जो है इम्पोर्टेंट डेज की बात अभी पीछे भी हुई है, जिसमें इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहले कि वो उस दिन जो है किस दिन को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पिछले साल क्वेश्चन आया इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी अब रखना ज़रूरी है कि कोई भी जो दिवस है वो दिवस किस दिन पे हुआ। आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि 1 2 3 4 4 आपके जो है दिवस हो गए, और इधर जो है आपका इधर डेट हो गई, इधर डेट हो गई, और इधर जो है आपके डेज हो गए। ठीक है ना, दिवस हो गए कि कौन सा दिवस है और किस तारीख को मनाना है। फिर आपका मैचिंग बेसिस पे ये क्वेश्चंस। यूपी करंट अफेयर्स पे बजट डेटा, जिस पे हम जहाँ पे बजट इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई, लेकिन यूपी का अलग से हम देखेंगे बजट डेटा और स्कीम, क्योंकि पिछले साल भी जो क्वेश्चन आया उसमें उस पर इवन बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम में कितना बजट एलोकेट हुआ, पूरा बजट का एलोकेशन कितना था। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 9 टॉपिक रहेंगे, जिसको अगर हम सही से अगर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हम अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें
लिमिटेड भी रहना है और रिवीजन भी हमें कई बार करना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लेने से बहुत फ़ायदा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन सिंपल सा भी आ रहा है उसमें हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जा रहे हैं या हो नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को लिमिटेड रखें, सोर्स हमारे लिमिटेड हो और उनका रिवीजन अच्छा खासा हो। फिर देखिए, जो करंट अफेयर्स की हमने एक एक पहले कैटेगरी, सब कैटेगरी की बात की, फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई कि जो 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर एक बात होगी कि हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए, क्या स्रोत हो, कहाँ से हम अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, कोई एनुअल मैगजीन, दूसरा हाफ ईयरली मैगजीन, तीसरा मंथली मैगजीन या आरएस क्लासेस वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स। सबसे अच्छा रहता है कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, लगातार हर महीने का आप तैयार करते जा रहे हैं, तो साल के अंत में आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। लेकिन अमूमन ये हो नहीं पाता है। हाफ ईयरली हम ट्राई कर सकते हैं या एनुअल मैगजीन ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों का हमेशा ही पैटर्न रहा है कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले ही उनको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बहुत हाई स्कोरिंग होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक लिमिटेड सोर्स है कि हमें 9 महीने या 10 महीने का करंट अफेयर्स एक लिमिटेड सोर्स है, उसी में से पढ़ना है और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं। और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी एक अच्छी मैगजीन, जो पॉपुलर मैगजीन, हाफ ईयरली मैगजीन, पॉपुलर मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन्स है, कोई भी आप अपने हिसाब से जिस पे आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि मैगजीन में कंटेंट सब में दिया होगा। कभी कभी होता है कि जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो कोई मैगजीन जो है हमको ज़्यादा सूट करती है, फिर नहीं आपको अगर मैगजीन, अगर आप मैगजीन तो आपको लेना ही है, उसके साथ साथ जो भी मैं पीडीएफ डालूंगा या वीडियोस रहेंगे उसमें करंट अफेयर्स जो भी आप मैगजीन से पढ़ोगे वो लगभग कवर हो जाएगा और रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हमेशा रहा है कि कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है। अमूमन ये बात बिल्कुल श्योर है कि कोई भी एग्ज़ाम है उससे पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। ये हमेशा कोई भी एक्सपर्ट होगा, एग्ज़ाम जो बराबर दे रहा होगा, वो आपको यही बोलेगा कि 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम जो है 12 अक्टूबर को है। ठीक है ना। तो आप ये मान लो कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो 15 सितंबर और 12 अक्टूबर के बीच की डेट आप छोड़ देंगे। फिर 15 सितंबर से पीछे 9 या 10 महीने जाएंगे। तो अमूमन आप अगर सेफ साइड के लिए रखना चाहते हैं, ऐसे तो 9 महीने हैं, लेकिन अगर आप इसको देखोगे नवंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक, तो लगभग 10 महीने हो जाते हैं। लेकिन 10 महीने का करंट अफेयर्स इनफ है। अगर इससे पहले का करंट अफेयर्स हो रहा है तो उसको आप उसको जो जो भी आयोग एग्जाम ले रहा है उसको पेपर टफ बनाना है। तो सबसे अच्छा है कि आप 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स याद बिल्कुल आप तैयार रखें। तो अगर आपका जो भी एग्ज़ाम डेट है उससे पहले आप 9 महीने आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नवंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक ये पीसीएस के लिए आपको करंट अफेयर्स रेडी रखना है। ये एक और बात जो है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लिमिट और रिवीजन। देखिए, लिमिट आपको लिमिटेड हमेशा करना है ना। जितना हो सके आपको लिमिट करते रहना है। करंट अफेयर्स में जो आपका कंटेंट है उसको लिमिटेड रखना है। अदर सब्जेक्ट जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, सेंसस, जो भी आपका है उस पर भी आपको लिमिटेड रखना है और उसको रिवीजन बराबर करते रहना है। क्योंकि होता एग्ज़ाम में यही है कि एग्ज़ाम दे के हम जब आते हैं वापस और अपने क्वेश्चन मिलाते हैं तो अमूमन ये होता है, गुस्सा या टेंशन उस पर होता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए होते हैं, आपको आ रहा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी कमी है रिवीजन की। आप उस क्वेश्चन को कई बार देख लोगे, कई बार अपने आपने दोहरा लिया, रिवीजन कर लिया, तो वो क्वेश्चन एक ऑटो मोड में आ जाता है। जब भी वो क्वेश्चन आप देखोगे तो उसका आंसर अपने आप आपसे टिक हो जाएगा। अगर आपको आंसर टिक करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये मान लो कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सारा करंट अफेयर्स का हमने डिस्कस कर लिया कि क्या करंट अफेयर्स के पोर्शंस हैं, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है, कैसे मैगजीन, कौन सी मैगजीन हमें पढ़नी है या मैगजीन जो पढ़नी है, और कितने महीने करंट अफेयर्स तैयार करना है, लिमिट रखना है अपने आप को कंटेंट वाइज और रिवाइज करते रहना है। अब हम सीधा जो है आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। सीधे ये जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, उस करंट अफेयर्स में जो है ना, अभी नवंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक की बात
की जाएगी। जून 2025 के बाद जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर, लगभग 2.5 महीने करंट अफेयर्स है, वो 2.5 महीने का करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ दिनों बाद उसको भी कवर कर दिया जाएगा। तो पहले जो कैटेगरी वाइज हमारा था नेशनल, राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला आप इस पे देखेंगे, आप मैगजीन पढ़ते रहिए, उसके बाद इस वीडियो के द्वारा आप रिवाइज कर सकते हो। नहीं, दूसरा ये है कि आप देख सकते हो कि क्या क्या कोई भी अगर जैसे बात है, कोई भी करंट अफेयर्स का कोई भी घटनाक्रम है, तो उस पर हम देखेंगे कि भाई वो घटनाक्रम है, उसके बाद कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और किन से क्वेश्चन बन सकता है, और उस पर्टिकुलर घटना में क्या चीज़ याद करने की, किस किस चीज़ को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक यहाँ पे एक घटनाक्रम है, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब ये जून 2025 का करंट अफेयर्स है। तो मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब देखिए इसमें केवल उसमें जो इस पे जो केवल जो आएगा, पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमको हमेशा सन याद रखना है 2020। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन कभी आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दे दे, 21 दे दे, 19 दे दे, ये कोई आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लो। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके बाद हमने जो अपना एक टारगेट रखा हुआ है 100% वयस्क साक्षरता, ये 2030 तक की हम बात करते हैं। कहीं भी अगर बात की जाती है या कहीं किसी ऑप्शन में पूछता है कि 100% वयस्क साक्षरता का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक के लिए, 2030 में ये हमें लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। एक इसी हेडिंग के अंतर्गत एक बात होती है उल्लास, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी 2020। ठीक है ना, इसे 15 वर्ष से अधिक की बात की गई। फिर NILP की बात की जाती है, न्यू इंडिया लर्निंग प्रोग्राम। फिर इसमें इसी उल्लास स्कीम के तहत, जिसमें ये जो आप देख रहे हो ये कीवर्ड कार्यात्मक साक्षरता, तो कार्यात्मक साक्षरता में जो है 5 घटक की बात की गई है। मतलब 5 घटक हैं इसमें, कभी पूछ भी सकता है कि कार्यात्मक साक्षरता के 5 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है आधारभूत साक्षरता और एवं संख्यात्मक ज्ञान। फिर दूसरा है मौलिक जीवन कौशल। तीसरा बुनियादी शिक्षा। चौथा व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। ये जो 5 घटक है ना, इन्हीं 5 घटकों के अनुसार ही ना ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता जो बताई जा रही है कि कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षर है, वो इन्हीं 5 घटकों के मानक पर खरा उतरा हुआ है। तो सबसे पहला राज्य जो इस मानक पे खरा उतरा है वो है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है लद्दाख। अगर क्वेश्चन कभी आता है कि यूटी में पहला कौन सा है, तो यूटी में पहला लद्दाख है। आप करंट अफेयर्स में इस हेडिंग के तहत आप कभी आप पढ़ना चालू करेंगे तो कम से कम 1 पेज है, लेकिन 1 पेज में जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वो केवल इतना ही है। आप सिंपल वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको याद हो गया, 100% वयस्क साक्षरता 2030 ये हो गया। उल्लास की बात की गई है, उल्लास का फुल फॉर्म आपने पढ़ लिया, वो 2020 का है। ठीक है ना, 15 वर्ष से अधिक की बात की गई है, फिर NILP की बात की गई है, फिर उसी में ही कार्यात्मक साक्षरता की बात की गई है, और 5 घटक हैं। इन्हीं 5 घटकों पे स्टेट को रैंकिंग दे दी गई है। वहाँ पे एक और बात होगी कि केरल को जो है, केरल तो पूर्ण साक्षर है, उसके बाद भी वो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर पहला राज्य क्यों नहीं हुआ। इन 5 घटकों में वो सही, इन मानकों 5 घटक के जो मानक है उस पर सही नहीं उतर रहा है, इस वजह से केरल को बाहर किया गया। ठीक है, अगला है संविधान हत्या दिवस। आप संविधान हत्या दिवस करंट अफेयर में पढ़ेंगे, बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक डेट, 25 जून 2025। ठीक है ना, 25 जून 2025। ये 25 जून वही 25 जून जो इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 की जो इमरजेंसी है, उसी पे बात की गई है। और 25 जून 2025 से संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना आई थी। ठीक है, तो ये पहला संविधान हत्या दिवस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 25 जून 2025 को मनाया गया। और जो इमरजेंसी की बात होती है, वो इमरजेंसी आप अगर पॉलिटी में आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक उसकी चर्चा की गई है। बाकी ये सब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, आप जब पॉलिटी में पढ़ोगे, पॉलिटी में बिल्कुल आपको पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा 352 में क्या है, 356 में क्या है और 360 में क्या है। ठीक है, अगला जो है वो है
देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। करंट अफेयर्स के मैगजीन में आपने ये हेडिंग पढ़ी। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए। पहला है इंपॉर्टेंट कि ये किस दिन जो है इसकी शुरुआत हुई या ये डिक्लेयर हुआ। 17 जून 2025 को। कौन कौन थे? अश्वनी वैष्णव और हरियाणा गुरुग्राम जिला मानेसर जिला गुरुग्राम जिला है और मानेसर संयंत्र है, ठीक है ना। मानेसर में ये संयंत्र है और स्टेशन जो नज़दीक है वो पटली स्टेशन है। और 4.5 लाख वाहनों के लिए जो है ना, 4.5 लाख वाहन इधर से उधर किए जा सकते हैं। ये जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आता है तो ये यही चीज़ सब बातें रहेंगी कि पटली स्टेशन नज़दीक है, 4.5 लाख वाहनों के बारे में बात की गई है, मानेसर संयंत्र है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन जो है साझेदार है? संयुक्त सहयोग जो हो रहा है वो रेल मंत्रालय, HRIDC, राज्य सरकार मतलब हरियाणा गवर्नमेंट, भी मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है। तो अगर कहीं कोई बात होगी तो क्या होएगा कि कौन कौन साझेदार हैं? तो रेल मंत्रालय में HRIDC, राज्य सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट और मारुति सुजुकी, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना जो हुई है, AI-171, ये जो प्लेन है ना उसका एयर इंडिया 171, उसका एयर इंडिया के प्लेन का नेम हो गया। फिर वो जो प्लेन था वो कौन था? बोइंग 7878। अब देखिए ये दुर्घटना काफ़ी विभत्स रही और काफ़ी चिंताजनक दुर्घटना रही। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप देखें कैसे। आर्टिकल बहुत बड़ा होगा, पूरा 1 पेज का होगा, लेकिन बात सबसे पहले ये है कि ये जो फ्लाइट जा रही थी वो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। उसमें 242 लोग सवार थे, ठीक है। 242 लोग, फिर 230 प्लस 12, 230 जो है पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। विश्वास कुमार रमेश की बात यहाँ पे क्यों लिखी गई? केवल एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस फ्लाइट में बचे, उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश। अब जो 230 लोग थे उनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडा का था। बस इतनी सारी बात। आगे जो बात है, एक बात की चर्चा बहुत इसके बाद किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है। तो ब्लैक बॉक्स जो किसी भी फ्लाइट में होएगा उसे ब्लैक बॉक्स रहता है और वो नारंगी रंग का होता है। अब देखिए वो 1000 सेंटीग्रेड तक जो है ताप सह सकता है, 3400 तक जी तक दबाव सह सकता है, ठीक है ना। और वही ब्लैक बॉक्स के बारे में 2 बातें होती हैं, FDR और CVR। FDR हो गया फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, CVR होगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बस आप ये जो टॉपिक रहा, ये जो घटनाक्रम रहा, इसमें इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी अगर इससे संबंधित कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेंगे, इतनी ही बातों में वो करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स का जो घटनाक्रम रहा, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दी। अब जाति जनगणना, पहली बात तो सीधे समझनी है कि ये संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 में बात की गई है, 7वीं अनुसूची में बात की गई है, सूची 69 में बात की गई है, जनगणना अधिनियम 1948 में है, नियम 1990, बस खत्म बात। 16 जून 2025 को अधिसूचित हुआ। वर्ष 2027 से जाति जनगणना शुरू होगी। वहाँ पे एक बात हो गई है नॉर्मल एरियाज़ में और हिमालयी एरियाज़ में, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल। तो हिमालयी एरिया जो है उत्तराखंड और हिमाचल और जो जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत होगी जाति जनगणना की, ठीक है ना। बाकी जगह पे 1 मार्च 2027 से शुरुआत होगी। बस जाति जनगणना में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप देखें कोई भी करंट अफेयर इसमें बनेगा तो इसी में सीमित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखें, चिनाब रेल ब्रिज विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। अब देखेंगे ये जो चिनाब जो सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि सबसे पहले ये है कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हो गया और रियासी जिला हो गया। चिनाब नदी पर बना हुआ है, 359 मीटर ऊंचाई है, 1315 मीटर लंबाई है। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। 8 रिक्टर स्केल जो भूकंप के झटके होते हैं वो उनको रिक्टर स्केल 8 रिक्टर स्केल तक ये इसको सह पाएगा। और जो अगर हवा चलती है
उसको 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को ये सह पाएगा। और ये जो ब्रिज बना है वो 120 सालों के लिए है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात इस पे हो गई। अगला इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कोंकण रेलवे कारपोरेशन, आईआईटीज और डीआरडीओ इसकी संयुक्त पहल है, ठीक है ना। बस अगला टोटल जो इस पे जो लागत आई वो 1486 करोड़ की है। बक्कल और कौरी के बीच में जो ब्रिज है वो बक्कल और कौरी के बीच में है और कटरा और बनिहाल संपर्क मार्ग का हिस्सा है, ठीक है ना। इसी में ही पहला केबल स्टे रेल ब्रिज रेज पुल जिसे अंजी ब्रिज कहा जाता है उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब देखेंगे ये अगर कोई आर्टिकल किसी भी करंट अफेयर्स में होएगा, ये घटनाक्रम उस पर एक पेज का बड़ा सा होगा, तो आप खुद भी इसकी नोट्स बना सकते हैं या मेरे द्वारा ये जो बनाया हुआ है इस पे से आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। देखें ये कहाँ की, घाटमपुर जो कानपुर के आसपास के एरिया वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कानपुर में है। कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है, ठीक है ना। 660 के तीन इकाइयाँ होंगी, ठीक है ना। एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपीआरवीयूएनएल ये यूपी का है और ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, उनका संयुक्त उपक्रम है 51 और 49, ठीक है ना। ये इनका वेंचर रहेगा, किस तरीके से जो खर्च आएगा उसका कंट्रीब्यूशन, और जो इसमें विद्युत पैदा होगी उसमें 75% यूपी यूज करेगा और 25% असम को एक तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। बस आप जब भी आप ये आप देखेंगे इस पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। अब मेरे हिसाब से इसमें केवल मोदी जी ने भोपाल में इनकी 300वीं जयंती पर ये भोपाल में ये कार्यक्रम रहा, महासम्मेलन रहा, इससे ज़्यादा मेरे को उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात लगी नहीं, ठीक है ना। अगला है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ये देखिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, एमपी और महाराष्ट्र, 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं। और बस इसके बाद ताप्ती नदी की बात अगर करें कि ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है, उसमें वो एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। मेरे को बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इतना ही अपने की पॉइंट लिख के, ताकि अगर क्वेश्चन इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हल हो जाए। अगला क्वेश्चन पहलगाम से युद्ध विराम तक। पहलगाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना रही। 22 अप्रैल को 2025 को जो पहलगाम में जो घटना हुई वो अनंतनाग जिले में पड़ता है, बैसरन घाटी पड़ती है, ये हो गया पहलगाम। फिर उसके बाद जो हमने हमारा जो रिस्पांस रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई के बीच में हुआ। और जो पहलगाम घटना हुई थी उसमें 26 लोग हताहत हुए, 26 लोग की डेथ हुई थी, उसमें 25 इंडियन थे और 1 नेपाली थे, ठीक है ना। अगला हमारा घटनाक्रम है यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। तो ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी में स्थापित हो रही है वो इंडिया की छठी है। HCL जो इंडियन कंपनी है, फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। और कहाँ पे हो रहा है, ईडा जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक। जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो जान रहे होंगे, ईडा यमुना इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा, उसी के पास जेवर एयरपोर्ट, उसी के नज़दीक जो है ये स्थापित होगा, ये यूनिट स्थापित होगी, ठीक है। अगला है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष। 2015 में लॉन्च हुई थी और 25 तो मतलब 10 वर्ष पूर्ण हुए। एग्जैक्ट डेट जो है 9 मई 2015 को जो है लॉन्च हुई थी। और जन सुरक्षा की जो 3 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं, आप हमेशा देखोगे कि हर दूसरे एग्जाम में, अब इसी ये जो बात हो रही ना यहाँ पे, जो आप शुरू में करंट स्टैटिक जीके की बात हुई थी ना कि स्टैटिक जीके क्या, स्टैटिक करंट अफेयर्स, सॉरी स्टैटिक करंट अफेयर्स क्या हो सकता है, तो स्टैटिक करंट अफेयर्स यही है। ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी करंट अफेयर्स का हिस्सा था, आज ये स्टैटिक करंट अफेयर्स है।
तो इसके 10 वर्ष हुए, तो बिल्कुल अभी पिछले वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, यूपी से 2024 के एग्जाम में। आप देखेंगे 2025 में भी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 जन सुरक्षा की योजनाएं रही। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा अटल अटल पेंशन योजना। अब देखें आप, तीनों योजनाएं हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल एक लाइन में ही बात खत्म। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये मृत्यु उपरांत जो भी इसका लाभ है मृत्यु उपरांत है। 18 से 25 साल के जो व्यक्ति हैं इसके पात्र हैं। 2 लाख इस पे कवरेज है, अगर आप हताहत होते हैं 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। और जो प्रीमियम जाता है वो 436 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, बस जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात खत्म। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना कब? दुर्घटना पे। इस पे और भी 2 बातें हैं कि एक आंख हताहत हो, फिर 2 आंख हताहत हो, उस पर तो वो थोड़ा डिटेलिंग है, लेकिन इतने पे कभी क्वेश्चन आए नहीं। तो दुर्घटना पे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख का कवरेज है। 2 लाख या 1 लाख, उसमें यही है कि एक आंख अगर पूर्ण रूप से खराब है तो 1 लाख, नहीं तो 2 लाख। और जो उम्र है वो 18 से 70। और इसमें जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है ना, और अच्छे से समझ लेते हैं। 18 से 70 वर्ष की आयु, 20 रुपये पर ईयर प्रीमियम। अटल पेंशन योजना की बात करते हैं, उसमें उम्र की जो सीमा है वो 18 से 40 के बीच में हो। और जो मतलब 18 से 40 के बीच में हमें अटल पेंशन योजना के लिए पैसे उस पर डालने हैं। ठीक है ना, 60 वर्ष जब जैसे कंप्लीट होती है, जो पेंशन की बात होती है 60 के बाद, वो पेंशन आपको 1000 से 5000 रुपये पर मंथ की पेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो घटनाक्रम है, सॉरी, विंजियम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। तो जो विंजियम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है, उसके बारे में बस ये है कि आप देखोगे कि ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, अरब सागर तट पे है। देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, और केरल सरकार, अडानी और केंद्र सरकार की पार्टनरशिप पे। ठीक है ना, बस इतना। अगर पूछ लेगा पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है, विंजियम। और बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगला घटनाक्रम आप देखेंगे, भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। अब आप देखो कि केवल ये 3-4-5 शब्द लिखे हुए हैं। देखिए, पहली बात, ये पेरिस में बैठक हुई। बात हो सकती है कि बैठक कहाँ हुई। 74 नए जोड़े गए, जैसे भगवत गीता और नाट्य शास्त्र भारत के 2 जोड़े गए, वैसे 74 नए जोड़े गए। कुल कितने हैं? 570 हैं। और अभी तक भारत के 11 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 12 से 11 एंट्रियाँ उसमें शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आगे हम ये राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंटिन्यू रखेंगे। और इस हिसाब से आप देखोगे कि करंट अफेयर्स आपको बहुत आसानी से, अगर आप थोड़ी मेहनत से, जो आपके पास मैगजीन है उसके इस तरीके से आप नोट्स तैयार करते हैं ना, तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा एग्जाम में। कि अब देखिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया है मेरे को। जो याद आ रहा है कि अभी हाल ही में क्वेश्चन आया कि ये बस ब्लैक बॉक्स किस रंग का है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को सह सकता है, कितना दबाव झेल सकता है। बस कहीं 1000 की जगह 1200 दे देगा, 1200 कर दिया, और 3400 की जगह कुछ भी दे देगा, 4400 दे देगा, 2400 दे देगा। ठीक है ना, इसके 2 काम है, पूछ लेगा और कितने काम है, क्या क्या काम करता है। भाई फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, 2 काम करता है। इसीलिए जब भी कोई हादसा होता है तो आदमी तो भी ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है। तो हम चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करें। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इस चैनल में हमेशा आप पाएंगे कि एक ऑथेंटिक कंटेंट और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।